डियर स्टूडेंट, सोशल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट टेस्ट से पहले रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके यूनिट टेस्ट में 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर 1 मार्कर क्वेश्चंस आपकी किताब में ही जो क्वेश्चंस दिए होते हैं टिक मार्क करने के या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले, उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ज्योग्राफी के क्योंकि हमारे 2 चैप्टर आने वाले हैं, तो उन 2 चैप्टर्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स या फिर जो टिक मार्क करने के ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक मार्क करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इनको ज़रूर देख लेना। जैसे ये यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे सूर्य किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो वो हम शुक्र को जानते हैं। सूर्य से तीसरा जो नज़दीक ग्रह है वो पृथ्वी है। तो आप का जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर, उसमें आप इस तरह से जो आंसर होगा उस पर टिक मार्क करेंगे और इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन भी पूरा लिखेंगे और आंसर भी पूरे लिख के उस पर टिक करेंगे जो आंसर सही है उसे। इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभी क्वेश्चंस आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही 1 मार्कर में क्वेश्चंस आते हैं। ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का पता चलता है, बताइए? उत्तर का। हाँ, उसी तरह से ये आगे अगर हम देखें सेकंड चैप्टर में भी इसी तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें प्रमुख यामोत्तर के बारे में, शीत जो कटिबंध है उसके बारे में, देशांतरों की संख्या के बारे में, या ग्रिड के बारे में पूछा गया कि ग्रिड क्या होती है। ग्रिड क्या होती है आपको पता है ना? हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर जो है ये देशांतर हैं, और ऐसी जो लाइनें होती हैं वो देशांतर होती हैं, जो वृत्त बनाए हुए होते हैं। तो ये जब अक्षांश देशांतर इकट्ठे बनाए जाते हैं तो उससे जो है ये जाल जैसा बन जाता है, उसी जाल को ग्रिड कहा जाता है। तो ग्रिड किसका जाल है? इसका उत्तर है क, अक्षांश और देशांतरीय यामोत्तरों का। उसी तरह से आप खालिस्तान के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। 1 मार्कर में अक्सर ही आपके इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चंस जो हैं वो अर्थ से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो अर्थ से रिलेटेड हैं। जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ये ग्रह गलत लिखा हुआ है, ग्रह होना चाहिए, यानी ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आसमान से देखने पर नीली नज़र आती है। और नीली क्यों नज़र आती है? क्योंकि इसके अंदर 2/3 जो इसका पार्ट है वो पानी से बना हुआ है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब। उसी तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ग्रह में और तारे में, यानी स्टार में और प्लैनेट में क्या डिफरेंस होता है। ये हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चन किया था और कई बार जो है एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से आने की पॉसिबिलिटी होती है आपकी। फिर अगर हम अपनी जो हमारी वर्कशीट्स थी उनको ध्यान से देखें तो ज्योग्राफी के बाद जो हमारी वर्कशीट्स स्टार्ट हो रही थी उसमें कुछ जो वर्कशीट्स थी वो हमारी हिस्ट्री की वर्कशीट्स थी। हिस्ट्री के जो हमारे चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स में से हमने सबसे स्टार्टिंग में ये बात की कि किस तरह से हंटर और गैदरर लोग थे बहुत बहुत पुराने समय में, जब इंसान ने पृथ्वी पे लाइफ स्टार्ट की थी। उसके बहुत सालों बाद जो है वो इंसान खेती करना उन्होंने सीखा, धीरे धीरे वो एक जगह पे रहना भी उन्होंने सीखा। और हमें ये कैसे पता लगता है कि पुराने लोग किस तरह से रहते थे, वो कैसे तरह के टूल्स, औजार, बर्तन, इमारत एक्सेट्रा यूज़ करते थे। ऐसी जगहों को कहा गया है साइट्स। तो एक क्वेश्चन यही था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट, या पूरा स्थल। ऐसे स्थल, पूरा स्थल किसे कहते हैं? यानी ऐसे स्थान, ऐसे स्थल जहाँ पे हमें जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। वो पूरी तरह से नहीं मिलती, लेकिन उनकी जो है पुरानी जर्जर स्थिति में वो दिखाई देती हैं। फिर उसी तरह हमें हिस्ट्री में ये भी पढ़ा कि जो इंसान है उसने धीरे धीरे खेती करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया। तो उससे संबंधित जो आपकी वर्कशीट्स थी उन वर्कशीट्स में ये क्वेश्चंस जिस तरह से लिखे गए थे, जैसे लोगों ने खेती करना कैसे सीखा, या खेती करने के लोग एक ही स्थान पे क्यों रहने लग गए थे या क्यों रहते थे। क्योंकि खेती जब आप करने लग जाएंगे तो आपको आपके जो प्लांट्स हैं उनकी देखभाल करने के लिए, उनसे
उनमें बीज पकने से लेकर अनाज मिलने तक का जो भी टाइम है, उस टाइम तक उस एक जगह पे रहना ज़रूरी होता है। फिर हमने जब लोग खेती करने लगे तो उन्होंने जो अनाज है, जो ग्रेन्स हैं आपके, तो उन ग्रेन्स का उपयोग करना भी सीखा। तो वो क्या क्या उपयोग करते थे, ये एक वर्कशीट में हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन भी आपने किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर की ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। फिर हमने अपनी जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक है, उस पुस्तक से भी कई सारे इम्पोर्टेंट डिस्कशंस किए थे। आपको याद होगा कि हमने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की थी कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों के साथ भेदभाव होता है। कुछ लोग जो है एक दूसरे को समान नहीं समझते हैं, तो असमान तरीके से लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे व्हाट आर द रीजन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि लोग एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव क्यों करते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं, लोग जाति, लिंग, धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ जो है भेदभाव करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप याद करेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से, समझ के आपको आंसर लिखना होगा। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से ही हमने एक और टर्म यूज़ की थी, रूढ़िबद्ध धारणाएं या प्रेजुडिसेस, और इस पे आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स भी लिखे थे कि रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। और क्या होती हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं? बेसिकली जब हम ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति को इसी तरह से देखा जाएगा या उसकी भूमिकाएं बिल्कुल हम फिक्स कर देते हैं। जैसे हम ये कहें कि लड़कियों के बाल लंबे होते हैं और लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कों के बाल लंबे नहीं होने चाहिए। या फिर लड़कियां अच्छा डांस करती हैं, तो डांस तो लड़के भी अच्छे कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर हमें दिया भी था जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम लड़के और लड़कियों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाओं की बात करते हैं तो उसके आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। आपने एग्जाम्पल्स हमारे साथ डिस्कस किए थे कि किस तरीके से गाँव वाले लोगों के बारे में और शहर के जो लोग हैं उनके बारे में भी कई तरह की रूढ़िबद्ध धारणाएं पाई जाती हैं। इन सब के एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो 14th तक की जो हमारी वर्कशीट्स हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, और पहले 2 चैप्टर्स में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट। फटाफट से जब भी आपका यूनिट टेस्ट आएगा उसे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। थैंक यू।